भारतीय रिजर्व बैंक ने फिजिकल गोल्ड का अल्टरनेटिव देने के लिए नवंबर 2015 में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम की शुरुआत की थी। इस स्कीम का मकसद सोने की मांग को कम करना और आयात यानी इंपोर्ट पर अंकुश लगाना था। लेकिन सोने की चमक अब सरकार पर भारी पड़ रही है। बढ़ती सोने की कीमतों के बीच सरकार का गोल्ड बॉन्ड कर्ज अब 1.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। लगभग 126 टन सोना अब सरकार की देनदारी बन चुका है, जिस पर उसे हर साल 2.5% ब्याज भी चुकाना पड़ता है। सोने के दामों में जो तेज उछाल है, ये बोझ जो है लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते सरकार ने नई गोल्ड बॉन्ड सीरीज जो है वो जारी करना भी बंद कर दिया। प्रवीण सर, पहले तो ये कर्ज लाख रुपए के आसपास हुआ करता था, अब ये तो बढ़ता जा रहा है सर, और ये तो मतलब समझिए कि आफत पे आते। नहीं तो पहले कर्ज जब लाख करोड़ का था, 1,10,000 करोड़ के उस आसपास समय का सोने जो की दिखा कीमत भी रहा कम था, थी। उस वक्त सोने की कीमत भी कम थी। और चूंकि जो जिस तरह से अब आप इसी साल अगर आप देखेंगे तो सोना तकरीबन 50-60% के आसपास चढ़ चुका है, चांदी और ज़्यादा चढ़ी है। और तो सर, गोल्ड ये सरकार ने क्या ऐसे अपने गले में फांस बांध ली भाई? हम तो समझते आते थे कि कोई चीज़ बढ़ता है तो आपका भी पैसा बढ़ता है। यहाँ तो उल्टा हो रहा है कि कोई चीज़ बढ़ रहा है तो सरकार को घाटा हो रहा है। ये नहीं, कैसा बिल्कुल। प्लानिंग है ये है भाई? तो ये प्लानिंग ऐसी है कि इसमें लगभग 4227 रुपए के एवरेज प्राइस पे सरकार ने इस गोल्ड बॉन्ड को जारी किया था। और अब जो है सोने की कीमत आसमान पे पहुंच गई है, 1.5 लाख रुपए के आसपास गोल्ड पहुंच गया है। इससे सरकार के जो खजाना है पूरा, उस पे आप समझिए कि जो वजन है, ये सरकार का जो डेट है बेसिकली गोल्ड को लेके, वो तकरीबन 200% बढ़ गया है। 2.5% सरकार ब्याज दे रही है और सरकार जो कीमतें बढ़ी हैं गोल्ड की, वो अलग से बढ़ी हैं। तो सरकार के लिए दरअसल अगर हाल के वक्त में आप देखेंगे तो ये सबसे तगड़ा जो खजाने को जो चोट पहुंचाने वाली अगर कोई एक स्कीम की अगर आप बात करेंगे तो वो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की स्कीम रही है, जिसमें सरकार उसको जारी भी नहीं कर रही। सरकार ने ऑफिशियली ये इस बात का ऐलान भी नहीं किया कि हम कि इसको बंद हमने कर रहे इसको हैं, डिसकंटिन्यू। डिसकंटिन्यू कर दिया है। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ा फेलियर गवर्नमेंट के पार्ट पे रहा है। और हो सकता है उस वक्त सरकार को इस बात का अंदाजा ना रहा हो कि गोल्ड की कीमतें इतनी बढ़ेगी। इतनी तेजी से बढ़ेंगी। जी। हालत यह है कि लोग सेकेंडरी मार्केट से एसजीबी खरीद रहे हैं जब से सोने में पिछले कुछ महीनों में तेजी शुरू हुई है। तो ये एक विचित्र सी सिचुएशन सरकार के सामने पैदा हो गया। जो गोल्ड बॉन्ड अभी मैच्योरिटी में नहीं है, जिनकी मैच्योरिटी आ गई है, उन पे सरकार को सालाना 2.5% का ब्याज भी देना है, और जब वो मैच्योरिटी पे आएंगे तब उसका पूरा पैसा चुकाना है, अप्रिसिएशन भी देना है। एप्रिसिएशन भी देना है। तो जिन लोगों ने गोल्ड खरीदा है, जिन लोगों ने एसजीबी पहले खरीदा, उनके तो आप समझिए कि डबल से भी ज़्यादा का फायदा यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सर, कुल मतलब 126 टन सोना जो है बिल्कुल, गोल्ड बॉन्ड के रूप में लोगों के पास है। अगर मौजूदा अगर मार्केट इसका वैल्यूएशन देखे सर, तो बिल्कुल, एक टन सोने की कीमत लगभग 1241 करोड़ रुपए बैठ रही है सर। बिल्कुल। उस हिसाब से अगर इसको देखा जाए, और जैसा कि आपने कहा कि सरकार ने अब तक जो 58 जो मतलब सरकार ट्रेंचेज निकाली, लोगों के पास नहीं है 1200 जो आपका 126 टन। दरअसल ये सरकार ने 126 टन के गोल्ड बॉन्ड बेच दिए हैं। सरकार के ऊपर 126 टन के गोल्ड की लायबिलिटी है अब लोगों की, ओके, जिसके लिए लोगों ने तो दिए 4200 रुपए के आसपास का प्राइस, और अब सरकार को उसकी गोल्ड के लिए चुकाने होंगे आपके 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए जी। के जो पर 10 ग्राम का प्राइस है। तो अब आप समझिए कि तकरीबन 3 गुना होता हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ। सर, मुझे याद है जब ये लॉन्च हुआ था उस समय 2600 रुपए के आसपास था, प्रति ग्राम के आसपास। बिल्कुल, और अब बहुत शुरुआत में अगर आप 15-16 की बात करें, जहां जब 50 लॉन्च की रुपए का गई थी। डिस्काउंट भी मिला था सर। कहा गया था कि हाँ, जब आप ऑनलाइन डिजिटल, अगर पे करेंगे एग्जैक्टली, तो 50 रुपए और कम हो जाएगा। बिल्कुल। तो ये स्कीम, और देखिए हम इस बात को भी डिस्कस कर चुके हैं विशाल कई बार कि इस स्कीम के साथ सबसे बड़ा जो फॉल्ट जो मुझे समझ में आता है वो ये रहा कि बैक्ड नहीं सरकार किया ने गया। गोल्ड बैक्ड बॉन्ड को नहीं किया, केवल पेपर फॉर्म में जारी किया गया। इसके अगेंस्ट में सरकार ने गोल्ड तब नहीं खरीदा, या आरबीआई ने चूंकि इस स्कीम को लॉन्च किया था तो आरबीआई ने इसके अगेंस्ट में गोल्ड नहीं खरीदा। सरकार का पर्पस ये था कि किसी भी तरह से लोगों के अंदर जो होड़ मची हुई है सोने को खरीदने की, फिजिकल गोल्ड को खरीदने की, वहां से चीज़ों को डाइवर्ट किया जाए और पेपर फॉर्म में लोग गोल्ड लें। उसको सरकार ने अट्रैक्टिव बनाने के लिए वहां 2.5% का ब्याज दिया, ताकि गोल्ड की इंपोर्ट जो है, इंपोर्ट बिल जो है वो सरकार का बच सके, डॉलर
बच सकें सरकार के देश से बाहर जाने सर से। मेरे पास एक और डेटा है जो बता रहा है कि देखिए पिछले कई सालों में कैसे तेज बढ़ोतरी हुई है इस वृद्धि की, जो लोन वाला मामला है। 17-18 में ये कर्ज जो था सर मात्र 6,664 करोड़ के आसपास था, बिल्कुल। और अब ये बढ़कर समझिए कि 1.5 लाख करोड़ के हो गया है। अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए तो 930% की बढ़ोतरी हो रही है। तो सर नए गोल्ड बॉन्ड स्कीम की बात जो आप कह रहे हैं वो तो अब सरकार ने अनऑफिशियली रूप से ही कह ही चुका है कि नहीं एसजीबी को तो सरकार अनऑफिशियली एक तरह से मान लीजिए कि अब कभी एसजीबी का नया ट्रेंच नहीं आएगा या सरकार इस स्कीम को में फेरबदल करे। अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि आप जब एसजीबी लेके आए तो अगर आप आंकड़ों को देखेंगे, क्या उसकी वजह से एक देश का गोल्ड इंपोर्ट कम हुआ? नहीं, वो भी नहीं कम हुआ। इंपोर्ट ड्यूटी आपको घटाना पड़ गया था 15% से, आपने 9% गिराकर 6% किया था। तो वो जो है 650, 700, 800 टन गोल्ड लगातार साल दर साल आया, यानी लोगों ने गोल्ड में एसजीबी में भी पैसा लगाया और फिजिकल लोगों भी ने खरीदा। फिजिकल गोल्ड भी खरीदा। 880 टन के आसपास है सर भारत के पास जो विदेशी मुद्रा भंडार में। हाँ, तो अब ये समस्या जो है सरकार को, इसका मतलब उसका कोई परिणाम हासिल हुआ नहीं। तो यहाँ अगर सरकार इसको फिर से कंटिन्यू करती है तो एक तो सीधे तौर पर आप ये मान के चलिए कि जो 2.5% का ब्याज है वो सरकार किसी कीमत पे नहीं देने वाली। दूसरी बात, बिल्कुल, अब जब अगर इसको रीलॉन्च किया जाएगा अगर इस स्कीम को, तो 2.5% का ब्याज सरकार नहीं देगी। मतलब या एडिशनल RBI बेनिफिट्स आपको अब नहीं मिलेगा। बिल्कुल, एक वो 2.5% का ब्याज नहीं मिलेगा। दूसरी बात आप ये मानकर चलिए कि अगर इसको लॉन्च किया गया तो जिस प्राइस पे लॉन्च होगा उस प्राइस पे तभी के तभी सरकार फिर इसको गोल्ड बैक जरूर करेगी, या आरबीआई इसको गोल्ड बैक जरूर करेगा। जी चलिए प्रवीण सर, अब गोल्ड एक तरह से ईटीएफ जैसा मामला हो जाएगा, जहां हर ईटीएफ यूनिट के पीछे उसके उतनी वैल्यू का आपका गोल्ड या सिल्वर होता है, अगर हम गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ की बात अब करें। सर कमोडिटीज़ की बात हो रही है, गोल्ड की कीमतों की बात हो रही है सर, तो सर कहा जाता है कि गोल्ड की कीमतों में जो बेतहाशा तेजी देखने को मिल रही है उसके पीछे एक कारण ये है कि देश और दुनिया भर के जितने भी जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो भर भर कर सोना खरीद रहे हैं। लेकिन बीच में एक रिपोर्ट आ रही है सर, जिसको हम लोग आज न्यूज़ रूम में भी चर्चा कर रहे थे। आरबीआई जो है बड़ा एक अच्छा महीन चाल चल रहा है, जिसको मैं आपसे समझना चाहूँगा। कहा जा रहा है कि आरबीआई ने पिछले 2 महीने के बीच में कभी भी सोना नहीं खरीदा, और जबकि अमेरिका को देखिए, चाइना को देखिए, और तमाम जितने भी जो वर्ल्ड लार्जेस्ट इकॉनमी कहिए, टॉप इकॉनमी समझिए, वो एकदम भर भर कर सोना खरीदे। तो ये वाला मामला क्या है सर, हमारे व्यूअर्स को समझाइए। नहीं, मुझे लगता है कि रिजर्व बैंक की गोल्ड को न खरीदने की हाल फिलहाल के वक्त में अगर जो स्ट्रेटजी है तो उसके पीछे एक बड़ी वजह ये है कि गोल्ड की कीमतें ऊंची है। दूसरी बड़ी वजह जो समझ में आती है वो है, आप अगर गोल्ड खरीद रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप डॉलर का आउटफ्लो कर रहे हैं, डॉलर को जो एक तरह से आप इंपोर्ट का उसका बिल पे कर रहे हैं जी। तो इन दोनों चीज़ों से बचने के लिए हो सकता है रिजर्व बैंक एक जो सप्लाई साइड में थोड़ी नरमी आने के बाद गोल्ड की खरीदारी फिर से करे, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में लगातार 17-18 से अगर हम देखें तो रिजर्व बैंक ने बड़े पैमाने पर गोल्ड की खरीदारी की है। सर जिस तरह से जनमानस में जो फोमो वाला फैक्टर है कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, तो वैसा फियर ऑफ मिसिंग आउट वाला फैक्टर आरबीआई के पास लागू होता है? आरबीआई के पास तकरीबन 900 टन का गोल्ड रिजर्व मौजूद है, तो इतनी रिक्वायरमेंट है नहीं, एक बात अभी की तत्काल खरीदा जाए। दूसरी बात यह है कि हो सकता है रिजर्व बैंक को ये लग रहा हो कि एक बार जब ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ हैं, चाहे ट्रेड को लेके है, चाहे बाकी दुनिया भर में जो लड़ाई और झगड़े चल रहे हैं, वहाँ जब विराम लगे तो उसके बाद शायद और मार्केट अगर चढ़ना शुरू होता है तो गोल्ड में कुछ नरमी आए। हालांकि हाल के वक्त का जो एक्सपीरियंस है वो ये चीज़ बताता है कि परिस्थितियां जैसी भी रही हो, गोल्ड लगातार ऊपर ही चढ़ा है विशाल जी। सर ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ वाली बात आपने छेड़ दी, तो लेटेस्ट अपडेट क्या है ये भी बता दीजिए ग्लोबल सिनेरियो में। क्या ग्लोबल सिनेरियो सबसे बड़ा जो लेटेस्ट जो सबसे अपडेट है वो ये है कि इजराइल और हमास के बीच में एक सीज फायर जो कल हुई है वो हो गई है। उसके साथ ही जो इजरायली होस्टेजेस थे उनको, जितने जीवित होस्टेज थे उनको इजरायली फोर्सेस को सुपुर्द कर दिया गया, इजराइल वापस लौट के आए हैं। एक बड़ी जो क्राइसिस थी मिडिल ईस्ट की, जो पिछले 2 साल से चल रही थी, 7 अक्टूबर 2023 को ये क्राइसिस शुरू हुई थी विशाल, और आप समझिए कि अक्टूबर ही आ गया, 2 साल से ज़्यादा का वक्त हुआ, और अब आकर इस क्राइसिस का एक अंत निकलता दिखाई दे रहा है। गाज़ा के रिकंस्ट्रक्शन के लिए दुनिया भर के देश फाइनेंशियली मदद देने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा जो कहें कि ग्लोबल अनसर्टनिटीज़ को
लेकर पे जो आप लगाम latest लगाने update- वाली बात है। दूसरा अब जो क्राइसिस एक है जो रूस और यूक्रेन के बीच में, अगर वहां और जंग थमती है तो आप समझिए कि दुनिया के हालात पर धीरे धीरे बेहतर हो जाए। बदलते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन अमेरिका और चीन एक ब्रीफ वॉर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में भी इधर बीच शुरू हुई, जहां डूरन लाइन पर पहले पाकिस्तान ने हमला किया काबुल पे एयर कहा स्ट्राइक जा रहा है सर कि 58 सैनिकों को हमने मार दिया, 20 बिल्कुल। पाकिस्तानी चौकियों को हमने ध्वस्त कर दिया है। बिल्कुल। और अफगानिस्तान का ये भी कहना है कि उन्होंने जो उनके ऑब्जेक्टिव्स थे, स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स थे, उसको हासिल कर लिया, इसलिए अब वो उसके बाद अब वो लड़ाई को इसको आगे नहीं ले जाना चाहते। तो ये एक बहुत फौरी तौर पर ये एक लड़ाई हुई, लेकिन इस लड़ाई ने इस पूरे एरिया में कुछ डायनेमिक्स बदल दिए हैं विशाल। लेकिन सर एक दो लाइन इस पर भी बोल दीजिए, अमेरिका और चीन को लेकर जो ताज़ा अपडेट है, रिटेलिएशन अमेरिका बहुत चीन मजबूत को किया जा लेके रहा है। अभी कुछ देखिए, ट्रंप की जो अनसर्टन बिहेवियर है पॉलिसीज़ को लेके, वो यहाँ साफ दिखाई देता है। उन्होंने पहले 100% टैरिफ लगाया चीन के रेस्ट्रिक्शन के बाद, और उसके बाद अब वो एक तरह से कह रहे हैं कि चीन के शी जिनपिंग के साथ कोई बात नहीं हो सकती, चीज़ें खराब हैं। जो स्कॉट बेसेंट हैं, उन्होंने ये कहा है कि चीन जो है वो सबसे ज़्यादा ट्रबलसम देश है उनके लिए, और वो चाहते हैं कि बाकी के देश, भारत समेत बाकी के देश इस मामले में साथ आएँ और चीन के साथ मुकाबला करें। अभी कुछ दिन पहले तक मामला बिल्कुल उल्टा था, चीन के साथ गलबैयाँ करते हुए कोशिश ऐसी दिखाई दे रही थी कि अमेरिका चीन सब एकदम साथ साथ है, और भारत जो है वो सबसे ज़्यादा मुश्किल पैदा करने वाला देश है। अब भारत को साथ लेकर आने की बात है और चीन के साथ लड़ाई छिड़ती हुई दिखाई दे रही है। तो बड़े अनसर्टेन बिहेवियर ट्रंप के एंड पे है, जहां कभी भी कोई भी पॉलिसी चेंज वो कर देते हैं।